कई बार हम देखते हैं ना कि इतिहास और आज के वक्त में एक बहुत बड़ा विरोधाभास होता है। हाँ, बिल्कुल होता है। मतलब एक ऐसी जगह के बारे में सोचिए जहां सदियों पहले ज्ञान का सबसे बड़ा प्रकाश फैला था, जहां भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। हम्म। तो तर्क तो यही कहता है कि उस जगह को आज शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र होना चाहिए, है ना? वही तो। लेकिन आज के सरकारी आंकड़ों को देखें तो उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले की साक्षरता दर पूरे राज्य में सबसे कम है। ओह, ये सच में चौंकाने वाला है। एकदम। और इसीलिए हमारी आज की इस विस्तृत और गहन चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की अनूठी विशेषताओं पर आधारित हैं। हाँ, खासकर एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओपी और परीक्षा के नजरिए से जुड़े कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण भौगोलिक तथ्य। बिल्कुल। और हमारा मिशन आज सिर्फ तथ्यों की कोई बोरिंग सी सूची पढ़ना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे किसी जगह का भूगोल और वहाँ का इतिहास असल में वहाँ की पहचान को आकार देते हैं। एकदम सही कहा आपने। हम अक्सर भूगोल को बस एक स्थिर जानकारी की तरह देखते हैं, एक ऐसा खांचा जहां चीजों को बस फिट कर दिया गया है। हाँ, रटने वाली चीज। बिल्कुल। पर जब हम गहराई में जाते हैं तो समझ आता है कि ये सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं है, ये मानव सभ्यता के विकास की कहानी है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं लखनऊ और कानपुर मंडल से। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट है। हाँ, एक तरफ नवाबों की नज़ाकत है और दूसरी तरफ औद्योगिकीकरण का भारी भरकम ढांचा। हमारे स्रोत बताते हैं कि लखनऊ अपनी बेहद बारीक चिकनकारी, मलिहाबादी आम और जरी जरदोजी के लिए जाना जाता है। और वहीं दूसरी तरफ कानपुर नगर है, जिसे कभी उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था। सही कहा। जो आज अपने सख्त चमड़े के कारखानों और कृत्रिम अंग निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। यह ना एक बहुत ही दिलचस्प सेंसरी कंट्रास्ट यानी संवेदी विरोधाभास देखने को मिलता है। वो कैसे? मतलब कानपुर के कारखानों की वो सख्त महक और ठीक उसी के पास कन्नौज की हवाओं में घुलती हुई नाजुक इत्र की खुशबू। ऐसा क्यों है कि दो पड़ोसी क्षेत्र इतने अलग हैं? इस विरोधाभास के पीछे बहुत ही स्पष्ट ऐतिहासिक कारण है। कन्नौज को प्राचीन काल में महोदय श्री कहा जाता था। अच्छा, महोदय श्री। हाँ, और यह सदियों से गंगा नदी के किनारे एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग पर रहा है। यहाँ की मिट्टी और जलवायु गुलाब जैसे फूलों की खेती के लिए एकदम परफेक्ट रही है। तो इसी वजह से वहां इत्र बनाने की कला विकसित हुई। बिल्कुल। दूसरी ओर कानपुर का उदय पूरी तरह से ब्रिटिश सैन्य जरूरतों के कारण हुआ था। अंग्रेजों ने यहाँ एक बहुत बड़ी छावनी बनाई थी। तो सेना के लिए सामान चाहिए होगा। हाँ, सेना को भारी मात्रा में चमड़े के जूतों और सूती वर्दियों की जरूरत थी। इसी सैन्य मांग ने कानपुर में चमड़े और सूती मिलों का जाल बिछा दिया। भूगोल ने कच्चा माल दिया और साम्राज्य की जरूरतों ने उसे औद्योगिक केंद्र बना दिया। ये बहुत ही तार्किक बात है। और अगर हम इसी क्षेत्र के अन्य जिलों को देखें तो लखीमपुर खीरी आता है, जो जनजातीय शिल्प और राज्य के एकमात्र दुधवा नेशनल पार्क के लिए जाना जाता है। और हरदोई अपने हथकरघा के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, और सीतापुर अपनी दरी निर्माण और प्लाईवुड के लिए। फिर रायबरेली काष्ठकला और रेल कोच फैक्ट्री के लिए भी जाना जाता है। उन्नाव में जरी जरदोजी और चमड़ा उद्योग का मिश्रण देखने को मिलता है। एकदम सही। कानपुर देहात में एल्यूमिनियम के बर्तन बनते हैं, जबकि इटावा अपने बीड़ों, वस्त्र उद्योग और लायन सफारी के लिए मशहूर है। और फर्रुखाबाद अपनी वस्त्र छपाई के लिए जाना जाता है। और औरैया देसी घी के लिए। पर मुझे एक बात पे हैरानी होती है, सीतापुर और लखीमपुर खीरी में लकड़ी और वनों से जुड़े उद्योग इतने ज्यादा क्यों हैं? इसका सीधा संबंध तराई क्षेत्र के भूगोल से है। ये जिले हिमालय की तलहटी से लगे तराई बेल्ट में आते हैं। अच्छा, जहाँ जंगल ज्यादा होते हैं। हाँ, घने जंगल और भरपूर नमी। यही कारण है कि वहाँ की अर्थव्यवस्था प्राकृतिक रूप से लकड़ी, प्लाईवुड और जनजातीय शिल्प पर निर्भर है। तो ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। अब अगर हम अपनी इस यात्रा में ताज की चमक, क्रांति की ज्वाला और तालों की दुनिया में प्रवेश करें तो हमारे सामने आगरा, मेरठ और अलीगढ़ मंडल आते हैं। आगरा तो ताजमहल के लिए ही जाना जाता है। हाँ, पर सिर्फ ताजमहल के लिए नहीं, आगरा अपने चमड़े के काम, पेठा और एक प्रमुख शैक्षिक केंद्र के लिए भी जाना जाता है, खासकर लॉ और हेरिटेज विश्वविद्यालयों के लिए। और मथुरा में सैनिटरी फिटिंग, पीतल की मूर्तियां और रिफाइनरी मौजूद है। बिल्कुल। फिर फिरोजाबाद का कांच उद्योग है, जिसे सुहाग नगरी कहा जाता है, और मैनपुरी अपनी तारकशी कला के लिए दर्ज है। ये जो
ये जो मैनपुरी की तारकशी कला है, ये क्या होती है? तारकशी एक बेहद बारीक और धैर्यवान शिल्प है। इसमें कठोर लकड़ी की सतह पर पीतल या चांदी के पतले तारों को हथौड़े से पीट-पीट कर जड़ा जाता है। वाह, ये तो बहुत मेहनत का काम लगता है। हाँ, ये कला मूल रूप से राजघरानों के दरवाजों और संदूकों को सजाने के लिए इस्तेमाल होती थी। और अगर हम फिरोजाबाद की बात करें, जो कांच के लिए मशहूर है। बिल्कुल, वहाँ कांच उद्योग इसलिए पनपा क्योंकि एक समय में वहाँ रेत और भट्टियों को जलाने के लिए लकड़ी बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध थी। और आज वहाँ प्राकृतिक गैस की लाइनें काम आती हैं। बहुत खूब। अब अलीगढ़ मंडल की तरफ आते हैं। अलीगढ़ अपने तालों और एएमयू के लिए जाना जाता है। हाथरस हींग प्रसंस्करण के लिए और एटा घुंघरू और घंटी के लिए। हाँ, और कासगंज जरी जरदोजी के लिए। मेरे दिमाग में यहाँ एक बड़ी ही दिलचस्प उपमा आ रही है। कैसी उपमा? हाथरस की उस बेहद तीखी महक वाली हींग को अलीगढ़ के उन मजबूत तालों के पीछे एक संदूक में सुरक्षित रखा गया है। हाँ, ये तथ्यों को याद रखने का एक बहुत ही रचनात्मक तरीका है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है व्यापारिक मार्ग का प्रभाव। मतलब क्या हींग उत्तर प्रदेश में नहीं उगती? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पारंपरिक रूप से अफगानिस्तान या मध्य एशिया से आती थी, लेकिन हाथरस पुरानी सिल्क रूट और ग्रैंड ट्रंक रूट के नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। ओह, तो इसलिए ये कच्चे माल को संसाधित करने का मुख्य केंद्र बन गया। बिल्कुल। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। और इसी तरह का एक विरोधाभास हमें मेरठ मंडल में देखने को मिलता है। बुलंदशहर में खुर्जा की पारंपरिक पॉटरी यानी मिट्टी पकाने की कला है। और उसी जिले में नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र भी है। वही तो, मिट्टी को पकाने की प्राचीन भट्टी और यूरेनियम को प्रोसेस करने वाला आधुनिक रिएक्टर एक साथ। और बात अगर मेरठ की करें तो स्रोत बताते हैं कि ये 1857 की क्रांति का उद्गम स्थल है। पर आज ये खेल के सामान के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। हाँ, गाजियाबाद इंजीनियरिंग के लिए और छोटी दिल्ली के रूप में प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध नगर या नोएडा रेडीमेड गारमेंट्स और राज्य का सबसे बड़ा आईटी हब है। हापुड़ जो सबसे छोटा जिला है और बागपत, ये दोनों होम फर्निशिंग के लिए जाने जाते हैं। लेकिन मुझे मेरठ वाली बात समझ नहीं आई। क्रांति की भूमि अचानक से क्रिकेट बैट और गेंदों का केंद्र कैसे बन गई? इसका जवाब भी बुनियादी ढांचे के विकास में छिपा है। मेरठ में एक बहुत बड़ी ब्रिटिश सैन्य छावनी थी। सैनिकों के खाली समय के लिए खेलकूद का सामान बनाने वाली छोटी वर्कशॉप्स वहां शुरू हुईं। अच्छा, तो आजादी के बाद वो वर्कशॉप्स रुकी नहीं? नहीं, जब सेना का स्वरूप बदला तो वहां मौजूद बुनियादी ढांचा, कुशल कारीगर और दिल्ली से नजदीकी, इन सभी ने मिलकर उसे एक स्पोर्ट्स हब में बदल दिया। यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब हमारी यात्रा में पीतल की खनक और बांसुरी की सुरीली धुन शामिल होने वाली है। मतलब मुरादाबाद, बरेली और प्रयागराज मंडल। बिल्कुल, मुरादाबाद अपनी पीतल नगरी की पहचान के साथ खड़ा है। बिजनौर काष्ठकला के लिए है और यहीं से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। रामपुर पैचवर्क मशहूर रामपुरी चाकू और रजा लाइब्रेरी के लिए जाना जाता है। अमरोहा ढोलक के लिए और संभल सींग और हड्डी शिल्प के लिए। बरेली मंडल में बरेली सुरमा, बांस और जरी जरदोजी के लिए मशहूर है। बदायूं और शाहजहांपुर भी जरी जरदोजी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन पीलीभीत अपनी बांसुरी और टाइगर रिजर्व के लिए मशहूर है। अगर हम अमरोहा की ढोलक और पीलीभीत की बांसुरी को मिला लें और लुक के लिए बरेली का सुरमा लगा लें तो हमारा अपना एक पूरा म्यूजिकल बैंड तैयार हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल बन जाएगा। और इसके पीछे का विज्ञान भी समझिए। पीलीभीत की बांसुरी का संबंध वहां के तराई क्षेत्र के बांस के जंगलों से है। और संभल का सींग और हड्डी शिल्प, वो सीधे तौर पर उस क्षेत्र की कृषि और पशुपालन अर्थव्यवस्था का बाय प्रोडक्ट है। अब अगर हम प्रयागराज मंडल की ओर जाएं तो हमें एक नया पैटर्न दिखता है। हाँ, प्रयागराज मूंज उत्पादों, संगम और अमरूदों के लिए जाना जाता है। प्रतापगढ़ आंवला उत्पादन में राज्य में प्रथम है। कौशाम्बी केले के प्रसंस्करण के लिए और फतेहपुर बेडशीट और आयरन फैब्रिकेशन के लिए। प्रतापगढ़ का आंवला और कौशाम्बी का केला तो अब एक फसल से बढ़कर एक ब्रांड बन चुके हैं। बिल्कुल, और ये देखना सुखद है कि कैसे कृषि उत्पाद अब स्थानीय पहचान बन रहे हैं। चलिए अब इन सुरीली धुनों से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अध्यात्म, रेशम और कुछ अनोखे रहस्यों की तरफ। मतलब गोरखपुर, वाराणसी और मिर्जापुर मंडल। गोरखपुर अपने टेराकोटा,
गीता प्रेस और गोरखनाथ मंदिर के लिए जाना जाता है। हाँ, देवरिया सजावटी उत्पादों और राज्य की पहली चीनी मिल प्रतापपुर के लिए। कुशीनगर केले के रेशे के उत्पादों के लिए मशहूर है और यहीं भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है। और महराजगंज फर्नीचर उद्योग के लिए है। ये जो गोरखपुर का टेराकोटा है, इसमें क्या खास बात है? गोरखपुर का टेराकोटा इसलिए खास है क्योंकि वहाँ की झीलों से एक विशेष प्रकार की मिट्टी निकाली जाती है। यह मिट्टी पकाने के बाद प्राकृतिक रूप से लाल हो जाती है। ओ, तो रंगने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जब हम वाराणसी मंडल की बात करते हैं तो बनारसी रेशमी साड़ियां और घाट सबसे पहले आते हैं। लेकिन जो तथ्य अक्सर छिप जाता है वो ये है कि वाराणसी में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान भी है। अच्छा, मैंने तो सिर्फ घाटों के बारे में ही सुना था। हाँ, यह शहर केवल प्राचीन घाटों के सहारे नहीं चल रहा है। ये बैंगन और टमाटर की उन्नत किस्मों पर शोध करके आधुनिक कृषि का भी नेतृत्व कर रहा है। क्या बात है। इसी मंडल में भदोही कालीनों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। चंदौली को धान का कटोरा कहा जाता है और ये जरी जरदोजी के लिए भी जाना जाता है। और गाजीपुर को कैसे भूल सकते हैं? हाँ, गाजीपुर। हमारे स्रोत के अनुसार ये जूट वॉल हैंगिंग्स के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ अंग्रेजों के जमाने की राज्य की एकमात्र अफीम फैक्ट्री है और साथ ही लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा भी यहीं है। ये एक बहुत ही अजीब संयोजन है। वही तो, मुझे एक बात समझ नहीं आती, अंग्रेजों ने अपनी अफीम फैक्ट्री के लिए गाजीपुर को ही क्यों चुना? ओह, ये पूरी तरह से लॉजिस्टिक्स और भूगोल का खेल था। अफीम की खेती के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश की मिट्टी बहुत उपयुक्त थी। लेकिन फैक्ट्री वहीं क्यों? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण था गंगा नदी का किनारा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम का व्यापार चीन के साथ करती थी। अफीम को प्रोसेस करके सीधे नावों के जरिए कलकत्ता बंदरगाह तक भेजना सबसे सस्ता और सुरक्षित तरीका था। ओह, तो इसलिए गाजीपुर उनके लिए एक रणनीतिक मुख्यालय बन गया था। ये स्पष्टीकरण बहुत ही सटीक है। इसके बाद आता है मिर्जापुर मंडल, जो अपनी कालीन, पीतल उद्योग और विंध्याचल मंदिर के लिए जाना जाता है। लेकिन सोनभद्र सबसे अलग है। इसे उत्तर प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है, जहां कालीनों का काम भी होता है। यह वो जिला है जहां राज्य में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र और जनजातियां हैं। सोनभद्र की ऊर्जा राजधानी होने का कारण उसकी जमीन के नीचे छिपा है। वहां कोयले के विशाल भंडार हैं और रिहंद बांध जैसी जल विद्युत परियोजनाएं हैं। मतलब जहां कोयला और पानी एक साथ मिल जाएं, वहां थर्मल पावर प्लांट्स का स्थापित होना स्वाभाविक है। बिल्कुल। ठीक है, अब हम अवध के मैदानी इलाकों से होते हुए बुंदेलखंड के बीड़ों की तरफ चलते हैं। अयोध्या, झांसी और देवीपाटन मंडल। अयोध्या अपने गुड़ और श्रीराम जन्मभूमि के लिए जाना जाता है। अंबेडकर नगर वस्त्र छपाई के लिए और अमेठी, बाराबंकी तथा सुल्तानपुर मूंज और हथकरघा उत्पादों के लिए। लेकिन जब हम झांसी मंडल की बात करते हैं तो एक बड़ी विडंबना सामने आती है। जब कोई झांसी सुनता है तो दिमाग में रानी लक्ष्मीबाई और वीरता के दृश्य आते हैं। हाँ, स्वाभाविक है। लेकिन ओडीओपी के तहत झांसी आज सॉफ्ट टॉयज यानी मुलायम खिलौने के लिए जानी जाती है। ये सच में एक बड़ा बदलाव है। और आपको बता दूं, झांसी में चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान भी है। अच्छा, और इसी मंडल में ललितपुर है, जो जरी सिल्क साड़ी के लिए जाना जाता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये उत्तर प्रदेश में यूरेनियम और तांबा उत्पादन का एकमात्र जिला है। जालौन अपने काल्पी क्षेत्र में हस्तनिर्मित कागज के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा असहमत हूँ। ये ओडीओपी योजनाएं सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, पर क्या व्यवहारिक रूप से झांसी का एक मुलायम खिलौना बड़े कारखानों के सस्ते प्लास्टिक के खिलौनों का मुकाबला कर सकता है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। देखिए, ओडीओपी का लक्ष्य बड़े कारखानों के सस्ते माल को मात्रा में हराना नहीं है। तो फिर इसका फायदा क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य अनौपचारिक क्षेत्र को एक पहचान देना और उसे औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाना है। जब किसी पारंपरिक कला को जीआई टैग मिल जाता है तो उसकी कीमत, उसकी गुणवत्ता और उसकी कहानी से तय होती है। अच्छा, तो ये एक नीश मार्केट बनाने की कोशिश है। बिल्कुल। और ललितपुर के खनिजों की बात करें तो वो इसलिए है क्योंकि वो भौगोलिक रूप से बुंदेलखंड क्रेटान का हिस्सा है, जो कि अत्यंत प्राचीन चट्टानों का एक पठार है जहां ऐसे दुर्लभ खनिज पाए जाते हैं। ये दृष्टिकोण इसे समझने में मदद करता है। अब देवीपाटन मंडल को देखते हैं। गोंडा और बलरामपुर दालों के प्रसंस्करण के लिए जाने जाते हैं। बहराइच गेहूं के डंठल से बनी कलाकृतियों के लिए मशहूर है। और फिर आता है श्रावस्ती, जिसका जिक्र हमने एकदम शुरुआत में किया था। यह जनजातीय शिल्प के लिए जाना जाता है। लेकिन ज्ञान का केंद्र होने के बावजूद आज यहाँ साक्षरता सबसे कम है।
ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है कि विकास वहां क्यों नहीं पहुंच पाया। हाँ, ये एक गहरा विरोधाभास है। चलिए अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, पूरब की माटी से लेकर पश्चिम के गन्ने तक। आजमगढ़ अपनी निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी के लिए मशहूर है। मऊ पावर लूम के लिए। बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है और यह अपनी टिकुली यानी बिंदी बनाने की कला के लिए जाना जाता है। यहाँ जो ब्लैक पॉटरी है ना, उसकी प्रक्रिया को समझना बहुत दिलचस्प है। वो कैसे बनती है? आजमगढ़ के निजामाबाद में इन बर्तनों को पकाने के दौरान भट्टी में ऑक्सीजन कम कर दी जाती है और धुएं को अंदर ही रोक दिया जाता है। ओह, तो धुएं से वो काले हो जाते हैं? हाँ, धुएं के कारण मिट्टी में कार्बन जमा हो जाता है, जिससे बर्तन पूरी तरह काले हो जाते हैं। फिर उन पर सरसों का तेल लगाकर पॉलिश की जाती है। तो इस सब का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये सिर्फ मिट्टी का बर्तन नहीं, बल्कि एक उन्नत रासायनिक प्रक्रिया है जिसे हमारे कारीगर सदियों से जानते हैं। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं बस्ती मंडल की ओर। बस्ती काष्ठ शिल्प के लिए है, संत कबीर नगर बखीरा के पीतल के बर्तनों के लिए, सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल जिसे बुद्ध का महाप्रसाद भी कहा जाता है। चित्रकूट धाम मंडल में बांदा के शजर पत्थर, चित्रकूट के लकड़ी के खिलौने, महोबा का गौरा पत्थर और हमीरपुर के जूते शामिल हैं। महोबा तो पान की खेती के लिए भी मशहूर है ना? हाँ, और यहाँ महोबा के पान का जिक्र करना बहुत आवश्यक है। महोबा का भूगोल बहुत ही चट्टानी और सूखा है। कोई सोच सकता है कि ऐसी जगह पर पान कैसे उगेगा? हाँ, पान के लिए तो नमी चाहिए होती है। लेकिन वहाँ की मिट्टी और जलवायु उस बेहद खास देशावरी पान के लिए एकदम सटीक है, जिसकी पत्तियां मोटी और स्वाद में तेज होती हैं। क्या बात है! और इसके बिल्कुल विपरीत जब हम सुदूर उत्तर पश्चिम में सहारनपुर जाते हैं, तो वहाँ की शिवालिक पहाड़ियों की ढलान खट्टे और रसीले फलों जैसे नींबू और संतरा के लिए एकदम अनुकूल है। सहारनपुर लकड़ी की नक्काशी के लिए भी जाना जाता है। मुजफ्फरनगर गुड़ और गन्ना उत्पादन में अग्रणी है। और शामली, जो राज्य का सबसे पश्चिमी जिला है, अपनी लौह कला, खासतौर पर रिम और धुरा बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ये तो हुई उत्पादों और जिलों की बात, लेकिन अब हमारे स्रोत हमें नक्शे की उन बारीक लकीरों की तरफ ले जाते हैं जिनसे अक्सर परीक्षाओं में सीधे तथ्य पूछे जाते हैं। हाँ, चरम बिंदु या एक्सट्रीम पॉइंट। नक्शे पर उत्तर प्रदेश के चरम बिंदु बहुत स्पष्ट हैं। सबसे उत्तर में सहारनपुर है, सबसे पूर्व में बलिया, सबसे पश्चिम में शामली और सबसे दक्षिण में सोनभद्र। मुझे सोनभद्र की स्थिति बहुत अनोखी लगती है। बिल्कुल, सोनभद्र पूरे भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो एक साथ 4 राज्यों की सीमाओं को छूता है। अच्छा, 4 राज्य? हाँ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये तो एक ऐसे मिलनसार पड़ोसी की तरह है जो एक ही समय में 4 अलग-अलग परिवारों के साथ अपने घर की दीवारें साझा कर रहा है। हाँ, सही कहा। और अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है, जबकि हापुड़ सबसे छोटा जिला है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो इन सीमाओं का रणनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है। वो कैसे? नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हमारे 7 जिले हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम है पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। तो ये खुला बॉर्डर हमारी सुरक्षा को प्रभावित करता है। हाँ, सुरक्षा और सीमा पार व्यापार दोनों को। इसी तरह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं, मेरठ से लेकर नवीनतम शामिल हुए शामली तक। तो एनसीआर का हिस्सा होना इन जिलों के तेजी से हो रहे शहरीकरण का प्राथमिक कारण है। और एक जिला जो नक्शे पर एकदम अलग ही दिखता है वो है ललितपुर। हाँ, ललितपुर का आकार बहुत अनोखा है। जब नक्शा देखते हैं तो ललितपुर मध्य प्रदेश के अंदर एक लंबी सी जीव की तरह बाहर निकला हुआ दिखाई देता है। ये 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है और यूपी से सिर्फ झांसी के जरिए जुड़ा है। भौगोलिक दृष्टि से इसे एक प्रायद्वीप कहा जा सकता है, जो पानी के बजाय दूसरे राज्य की जमीन से घिरा है। बिल्कुल। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के 11 जिले मध्य प्रदेश की सीमा बनाते हैं। राजस्थान से 2 जिले आगरा और मथुरा सटे हैं और दिल्ली से भी 2 जिले गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर सटे हुए हैं। एकदम सही आंकड़े हैं ये। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश वास्तव में केवल एक राज्य नहीं है। हाँ, अपनी विविधता के कारण ये अपने आप में एक पूरा देश है। हापुड़ के छोटे से क्षेत्रफल से लेकर लखीमपुर खीरी के विशाल फैलाव तक और बलिया की बिंदी से लेकर शामली की लौह कला तक, हर तथ्य के पीछे एक ठोस भौगोलिक कारण मौजूद है। बिल्कुल। आज की ये चर्चा दर्शाती है कि भूगोल केवल नक्शे की लकीरें नहीं है, ये तय करता है कि किस जगह पर कौन सा उद्योग पनपेगा
और वहाँ के लोगों का जीवन कैसा होगा। और इसी विचार के साथ हम आज की चर्चा को एक अंतिम सवाल के साथ समाप्त करते हैं। जरा विचार करें, अगर उत्तर प्रदेश का हर जिला अपनी एक जिला एक उत्पाद की ताकत को आधार बनाकर एक ग्लोबल स्टार्टअप बन जाए, तो आने वाले 50 सालों में कौन सा जिला दुनिया के बाजार पर राज करेगा? ये सोचने वाली बात है। और क्या सदियों पुरानी ये पारंपरिक कलाएं जैसे मैनपुरी की तारकशी या आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी भविष्य की इस तेज रफ्तार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रांति का सामना कर पाएंगी? क्या मशीनें इन अद्वितीय मानवीय कलाओं का विकल्प बन सकती हैं? बहुत ही गहरा सवाल है। इस पर जरूर सोचिएगा। हमारी इस गहन चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।